गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे साइंस 8th क्लास चैप्टर 2, जिसका हमने पार्ट 1 लास्ट टर्म पे किया था। आज हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आ जाइए आप क्रियाकलाप 2.5। अपनी बुक ओपन कीजिएगा, बुक के आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा क्रियाकलाप 2.5। यहाँ पर कोई एक्टिविटी दी हुई है जिसे आप घर में करके देख सकते हैं। आप मान लीजिए 2 गमले लीजिए और दोनों में मिट्टी भर दीजिए। दोनों को नाम दीजिएगा ए और बी। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने आदि भर दीजिए। एक और रख दीजिए। आप देखेंगे 1 महीने बाद उनको देखेंगे तो आपको कुछ उनमें डिफरेंस नज़र आएगा। आपको क्या नज़र आएगा कि जो गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया में बने पोषक भोजन द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला जो बी है आपका, जिसमें आपने पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, खिलौने या कुछ भी टूटा फूटा सामान भरा है, सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। क्या आपने ये भी देखा है कि कुछ समय बाद वे विलुप्त हो जाते हैं? इसका मेन कारण होता है हमारे सूक्ष्म जीव। सबको मालूम है हमारा चैप्टर ही सूक्ष्म जीव है। किसे कहते हैं सूक्ष्म जीव? ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको अकेली आंखों से नहीं देखा जा सकता या फिर जिन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, वो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 2.4 पर। देखेंगे आप हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जो हमें किसी न किसी तरह से हानि पहुंचाते हैं, वो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। और जो जीव हमारे हेल्प करते हैं वो हमारे मित्र जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे हम। मनुष्यों में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्यों में जो रोग देते हैं वो सूक्ष्म कैसे जाते हैं? आपने आजकल के टाइम में भी सुन रहे होंगे, जो कोरोना है वो कहीं ना कहीं हमारे गले के थ्रू जाता है या हमारे हाथों के थ्रू जाता है। तभी हमें बार बार सलाह दी जाती है अपने हैंड वॉश करते रहिएगा, गर्म पानी पीते रहिए, कि अगर कोई जीव, कोई ऐसा विषाणु हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो हमारे पेट के अंदर चल जाए और पेट में इतना एसिड होता है कि वो मर सकता है। तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, हमारी सांस नली द्वारा, पेयजल, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क फैलाते हैं, उन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। इसी तरह रोगों के कुछ उदाहरण और हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं डेंगू, क्षय रोग। इस तरह के हमारे सब क्या होते हैं? संचरणीय रोग होते हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है
आपने देखा होगा छींक आती है, हमारी नाक के द्वारा छींक के समय बारीक बारीक बूंदें सी आती हैं। उन बूंदों में हजारों रोग वायरस जिनको विषाणु कहते हैं, इसीलिए हमें बार बार सलाह दी जाती है खांसते छींकते वक्त अपने नाक को, मुंह को हाथ से, रुमाल से ढक लेना चाहिए ताकि वो विषाणु आगे आकर के किसी और को संक्रमित न करें। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं, ये हम जानेंगे। अभी इससे पहले जब हम अपना पार्ट 1 पढ़ रहे थे उसमें हमारे सामने आए थे यीस्ट, जिसको हमने एक्सप्लेन किया था आपको मैदा के रूप में, कि आपने एक कंटेनर में प्लेन मैदा पानी से गूंथ के रख दिया और दूसरे कंटेनर में मैदा लिया, पानी से गूंथा और उसमें ईस्ट मिला दिया, तो आपने देखा था कि ईस्ट में खमीर उठ जाता है, वो उसका फूल जाता है वो, जिसके कारण हमारे ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाए जाते हैं। एक हमने पढ़ा था उसमें एल्गी, शैवाल क्या है, हमारे जो काई आपने देखी होगी सड़कों के किनारे, नाले के किनारे ग्रीन कलर की काई जम जाती है, वो उसको हमारे एस्ट्रोनॉट खाते भी हैं। हमें छींकते समय अपने मुंह व नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बना करके रखी जाए, जो आजकल हमें हर पल बताया जा रहा है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि कोरोना जैसी बीमारी के लिए हमारे जितने भी विषाणु नाक के द्वारा या खांसते से निकलते हैं वो एक दूसरे को संक्रमित करते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। जैसे घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। हमारे घरों में आने वाली मक्खी बाहर डलने वाले कूड़े के ऊपर भी बैठती है, कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब वह मक्खी उस कूड़े से उठ करके हमारे घरों में बैठती है तो जहाँ मक्खी के पैरों में वो कूड़ा टच हुआ था वहाँ से वो कीटाणु पैरों में लग करके हमारे घरों में आ जाते हैं। जो भी व्यक्ति संदूषित भोजन करता है उसके बीमार पड़ने की संभावना हो जाती है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढककर ही रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्लीज का चित्र आप देख सकते हैं, चित्र 2.8 में देखिएगा सब लोग। मादा एनाफ्लीज का जो मच्छर होता है, इसका एक अन्य उदाहरण है मच्छर प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी, जिससे हमें मलेरिया बुखार हो जाता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक होता है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जो डेंगू का मच्छर होता है वो हमारे पानी पर बैठता है, तो हमें घर के आसपास नालियों में किसी भी तरह से पानी जमा नहीं होने देने से रोकना है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना है। कूलर, टायरों एवं फूलदान आदि में भी जल को एकत्र न होने दें, समय समय पर उनको बदलते रहें। अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने वाले प्रयास को कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया के मच्छर फैलने से रोका जा सकता है। सारणी 2.1 मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। सभी बच्चों को अपनी कॉपी पर इस सारणी को सुंदर तरीके से बनाना है और सबको याद भी रखना है कि कौन से हमारे मानव रोग होते हैं और उन रोग कारक सूक्ष्म जीव किससे फैलते हैं, जीवाणु, वायरस या विषाणु, उसका नाम भी देना है। संचरण का तरीका क्या है कि वो हमारी नाक के द्वारा गए, सांस के द्वारा गए, किस तरह से हमारे अंदर गए, और फिर साथ साथ उसी बीमारी को से बचने के लिए हमें क्या करना है। ये सभी हमें एक सारणी अपनी कॉपी में सुंदर तरीके से बनानी है और याद भी करनी है। हमें पता होना चाहिए कि किस रोग के लिए क्या बचाव कर सकते हैं। नंबर 1 होता है हमारा क्षय रोग। क्षय रोग हमारा जीवाणु से फैलता है और किसके द्वारा जाता है, वायु के द्वारा जाता है। कैसे बच सकते हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन सब के हमारी सरकार ने टीके का प्रतिबंध किया हुआ है कि भाई हमें इनके टीके लगाए जाते हैं जिससे बीमारी नहीं है।
नेक्स्ट आता है हमारा हैजा और टाइफाइड, जो हमारे किससे फैलते हैं? जीवाणु से फैलते हैं। लेकिन तरीका क्या है उनका? वो हमारे जल प्रदूषित होने से या फिर भोजन हमारा दूषित होने के कारण हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारी फैलते हैं। इसके बचाव के लिए हमें अपनी आदतों में सफाई को शामिल करना चाहिए, अच्छे से पका हुआ भोजन ही करना चाहिए, जल को उबाल करके पीना चाहिए। हेपेटाइटिस ए जो हमारा वायरस से फैलता है, इसका जो मेन हमारा होता है संचरण तरीका, वो जल द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो इसका सबसे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए। हेपेटाइटिस ए के लिए हमारा टीकाकरण भी होता है, हमें अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर ऐसे टीके अवश्य लगवाने चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से फैलता है। प्रोटोजोआ मच्छर जो होता है, मच्छर के द्वारा जाता है, उसका रोग का जो सूक्ष्म जो होता है वो प्रोटोजोआ कहलाता है। इसके मच्छर से बचने के लिए रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए, अपने घरों के आसपास कीटनाशक छिड़काव या मच्छर जहां से पैदा हो रहे हैं वहां पर जल एकत्र नहीं होने देना चाहिए। इसी तरह हम अपने कई बीमारियों को बचा सकते हैं। मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के जो उपाय आपको बताए गए हैं, सभी को ये सारणी अपनी कॉपी में बनानी है और सुंदर से लर्न करनी है। जंतुओं में रोग का जीवाणु अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं होते, बल्कि वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, आप अपने पेज नंबर 24 पर लेफ्ट साइड देख रहे होंगे। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आता है एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस क्या है? एंथ्रेसिस हमारी एक स्किन डिसीज है जो एनिमल और ह्यूमन दोनों को हो सकता है। जो हमारे एंथ्रेसिस ने खोज की है वो बीमारी का नाम है एंथ्रेक्स, रोग का कारक होता है। कौन सी बीमारी है? ये हमारी स्किन की है प्रॉब्लम है जो एनिमल और ह्यूमन दोनों में हो सकती है। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं? देखिए, अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में भी कमी आ जाती है। कुछ पादप रोग ऐसे भी होते हैं जिन पर रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग कौन से हैं? हमारे पादप रोग हमारा है, सूक्ष्म जीव दिया है, संचरण का तरीका दिया हुआ है। जिस तरह भी हमने एक सारणी बनाई थी ऐसे ही हमें दूसरे पेज पर अपनी सूक्ष्म द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग की सारणी भी बनानी है और याद भी करना है। पादप रोग हमारा नींबू कैंकर, उसका सूक्ष्म जीव होता है जीवाणु और संचरण तरीका वो वायु द्वारा प्रवेश करता है। गेहूं की रस्ट, उसका सूक्ष्म जीव होता है कवक, उसका संचरण का तरीका होता है वो वायु द्वारा और बीज द्वारा जाता है। एक होता है भिंडी की पीत, उसका सूक्ष्म जीव होता है हमारा वायरस, वो कीट द्वारा हमें पहुंचाता है हानि। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा खाद्य विषाक्तता, यानी कि फूड पॉइजनिंग। आपने अक्सर सुना होगा एक फूड हम खाते हैं जो हमें फ़ायदा करता है, दूसरा फूड वहीं हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। वो कौन सा फूड है? खाद्य विषाक्तता ने बासी भोजन, हमें कहीं भी किसी भी तरह का बासी भोजन नहीं लेना चाहिए। जिस भोजन में रखने के बाद किसी भी तरह की दुर्गंध आने लगे ऐसे भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो उससे हमें वॉमिटिंग हो सकती है, वमन हो सकता है, मोशन हो सकते हैं, दस्त हो सकते हैं और दस्त उल्टी साथ में मिलकर के एक अपना भयंकर बीमारी ले लेती हैं। डॉक्टर हमें सलाह देते हैं खाद्य विषाक्त होने के कारण जो बीमारियां होती हैं उनसे हम शुद्ध भोजन द्वारा बच सकते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले
सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा 2.5 खाद्य परीक्षण। अब खाद्य परीक्षण क्या है? आपने नाम सुना होगा कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज क्या है? एक बहुत बड़ा रूम जैसा होता है जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक, फलों को, सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रख करके, आपने आज के टाइम में देखा होगा सर्दियों में आने वाली सब्जी गर्मियों में मिलने लगी है, गर्मियों में आने वाली सब्जी सर्दियों में मिलने लगी है। इस तरह से फलों का भी होता है। वो सब कहाँ सुरक्षित किए जाते हैं? वो कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित करे जाते हैं। ऐसे ही अचार, जैसे घर में अचार होता है, उसे हमें खराब होने से बचाना है तो उस पर नमक छिड़क देते हैं। खाने को लंबे समय तक रोकने का जो प्रयोग किए जाते हैं वो खाद्य परीक्षण होता है। खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में हमने पिछली बुक में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण करते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? जितना भी आपको बताया जाता है संदूषित भोजन, हम कह देते हैं अपने मन को समझाने के लिए कि फ्रिज में रख देते हैं, खराब नहीं होगा, लेकिन भोजन तो जो ताज़ा हमें ताजगी देगा, जो हमें एनर्जी देगा, वो बासी भोजन से नहीं मिल सकते मिल। जैसे हमने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक उन्हें नहीं खाया गया, बाद में उसे देखा कि वे सड़ जाते हैं, परंतु हम जानते हैं कि हमारी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार जो काफ़ी समय तक चल जाता है, वो खराब नहीं हो रहा है। उसका अंतर है उसमें कई ऐसे मसाले डाले गए हैं जिसके कारण वो खराब नहीं होता है। एक तो मेन होता है उसमें नमक द्वारा, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि नमक द्वारा परिरक्षण कैसे होता है, नमक द्वारा हम कैसे चीज़ों को बचा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले आता है हमारा रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट, जहाँ हम नमक से या किसी भी अम्ल द्वारा अपने अचार जैसी चीज़ों को खराब होने से बचाते हैं, वहीं हम एक पाउडर यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अन्य परिरक्षक हैं, सामान को, खाद्य चीज़ों को खराब होने से बचाने में सहायक होते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। आपने कभी अपने घर की रसोई में देखा होगा, आपकी मदर जब सॉस बना रही है, टोमेटो सॉस, कोई भी चीज़ जिसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करती होंगी। जैसे हम जैम, स्क्वैश बनाने में रसायनों का उपयोग उन्हें खराब होने से बचाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट आता है जो वो है नमक द्वारा परिरक्षण। नमक द्वारा हम किस प्रकार अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं? नमक के द्वारा मांस, मछली के परिरक्षण के लिए भी काफ़ी समय तक इसको बचाया जा सकता है। जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, देखिए चीनी भी हमारा एक अम्ल का काम करती है। चीनी द्वारा हम कैसे बचा सकते हैं? जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी का प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है जो खराब होने करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करती है। अंडरस्टूड? तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, आपने देखा होगा कई बार, एक होता है विनेगर कहते हैं, वाइट विनेगर, जिसका प्रयोग हम किसी भी खाद्य सामग्री में प्रयोग करते हैं खराब होने से बचाने के लिए। कई बार अचार जब सूखा होने लगता है तो वो खराब होने लगता है, तो उसमें हमारे मदर कई बार उसमें तेल डाल सकती हैं।
तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इसी विधि द्वारा होता है। गर्म एवं ठंडा करना, आप देखिए ये तो बहुत ही ईजी है, सबको अच्छे से समझ आया होगा। कई बार हमें जब कोई भी चीज़ फ्रिज में रखनी है जिससे कि वो ख़राब ना होए तो हमने उसको पहले ठंडा करना होता है। लाइक आपकी मदर ने दूध को उबाला, उबालने के बाद दूध को ठंडा होने के लिए रखा जाता है, उसके बाद उसको फ्रिज में रखा जाएगा। आपने अपनी माँ को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। पाश्चुकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज हुई लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भंडारण एवं पैकिंग। आजकल आपने देखा होगा कोई भी चीज़, हर सामान के लिए पन्नियों का यूज़ हो रहा है, पैकेट बना दिए जाते हैं। मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए जाते हैं, सील किए करके पैकेटों में बेचे जा रहे हैं जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा हो सके। खुले में चीज़ें बिकेंगी, उन पर मक्खी मच्छर कोई भी जीव आकर के बैठ सकता है और मनुष्यों तक बीमारी पहुंच सकती है। तो उन सब चीज़ों को जब पैकिंग में बेचा जा रहा है तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है 2.6 नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पौधों में नाइट्रोजन, आपने आज तक यही सुना होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन हमारे इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं जिनका हमें प्रयोग होता रहता है। इसी तरह नाइट्रोजन गैस का भी हम भी यूज़ करते हैं और पौधों के लिए भी जरूरी होती है। राइजोबियम जीवाणु के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो लेग्यूम पौधों में दहलन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको इसके विषय में आप नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। क्या होता है हमारा नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र के पढ़ने के लिए आपकी बुक में सबसे नीचे हमारा नाइट्रोजन चक्र दिया हुआ है। सभी को इस नाइट्रोजन चक्र को अपनी कॉपी में एक चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है और अच्छे से समझना है नाइट्रोजन चक्र हमारा कहाँ से क्या करता है। सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र शुरू होता है हमारा जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। उसके बाद वो हमारी नाइट्रोजन गैस वायुमंडल गैस नाइट्रोजन आती है। फिर तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। फिर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का जीवाणु नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों द्वारा परिवर्तित करना होता है। उसके बाद फिर वापस जाकर के वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में मिल जाता है। उसके बाद उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पादन नाइट्रोजन अपशिष्ट जंतुओं द्वारा पौधों को खाना जो होता है वो भी इसी कमी का कारण होता है। पौधों द्वारा अवशोषण है वो भी नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन चक्र आप अच्छे से रीड करेंगे, आपको समझ आएगा। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो हमारे प्रोटीन यानी कि पढ़ रही क्लोरोफिल सब जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ द्वारा
जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसका पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा दोबारा से उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में वापस चली जाती है। अंत में क्या होता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर हो जाती है। हम जो गैस ले रहे हैं, अगर हम लगातार लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वायुमंडल में उस गैस की कमी हो जाएगी। हमें उसकी स्थिरता को बना के रखने के लिए उतनी ही वापस भी देनी होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं तक हम करते हैं आज। सबको समझ आया होगा, सबको घर पर अच्छे से चैप्टर रीड करना है। इससे नेक्स्ट टर्न पर बाकी चैप्टर के आपको समरी कराई जाएगी। उसके बाद चैप्टर के नोट्स भेजे जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, घर पे रह करके आपको चैप्टर को कई बार रीड करना है, वीडियो को सुनना है और उसके बाद अपना काम करना है। काम करने के बाद अच्छे से समझना है, याद करना है। थैंक यू एवरीवन।